मंटो मामू। लेखक सादत हसन मंटो के जीवन का ये संस्मरण उनके भांजे हामिद जलाल द्वारा उर्दू में लिखा गया है, जिसे आकार पत्रिका के लिए हिंदी में ब्रजेश अंबर जी ने अनुवाद किया है। संभवतः हिंदी में इस तरह का संस्मरण पहली बार सामने आ रहा है। मैं इस बेहतरीन संस्मरण के कुछ हिस्से आपके सामने पेश करती हूँ। मंटो मामू। मंटो मेरे मामू हैं। मैं उन्हें खालिस पंजाबी अंदाज में सादत मामा जी कहता हूँ, इसलिए कि हम आपस में हमेशा पंजाबी में बातें करते हैं। यही हमारे घर की बोलचाल की ज़बान है। वो सिर्फ अपने बच्चों से बेशक उर्दू में बातें करते हैं, लेकिन उर्दू बोलने में उन्हें सख्त तकल्लुफ़ होता है। वो उर्दू बोलने से उतना ही गुरेज करते हैं जितना पंजाबी में लिखने पढ़ने से। सादत हसन और मंटो दो अलग अलग शख्सियतें हैं, लेकिन इन दोनों का फ़र्क और इनकी अलहदा इम्तियाजी खुसूसियतें बयान करना एक इंतहाई दुश्वार काम है। सादत हसन 11 मई 1912 को सिम्बटराला में, जो मौजूदा पाकिस्तान में वाक़ है, पैदा हुए और मंटो को खुद उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के आखिरी दौर में जन्म दिया। उनकी मंटोयत की बुलंद आहंगी का आगाज़ कब हुआ, इसकी बिल्कुल सही तारीख मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन एक वाक़ये से कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि उसने शुरू में किस तरह ज़ाहिर होना शुरू किया। ये उस ज़माने का वाक़या है जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की 20 मंजिलें भी नहीं तय की थी। उन दिनों हर जगह मास्टर खुदा बख्श के कारनामों का चर्चा था, जिन्होंने आंखों पर पट्टियां बंधी होने के बावजूद पिकेडिली में कार चलाकर लंदन में सनसनी दौड़ा दी थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अमृतसर में एक शख्स आया जिसका गालिबन अल्लाह था नाम। उसका दावा था कि वो मास्टर खुदा बख्श का उस्ताद था और दहकते हुए अंगारों पर चल सकता था। उसे आग पर सही सलामत चलता देखने के लिए लोग टूट पड़ते थे। एक रोज़ उसने एक नई बात की। उसने ऐलान किया कि किसी शख्स को अगर खुदा और मेरे ऊपर भरोसा हो तो वो भी दहकते अंगारों पर चल सकता है, उसका बाल भी बीका नहीं होगा। जन समुदाय ने एक नज़र अंगारों को देखा और उसी वक्त कुछ पीछे हट गया, जैसे हर शख्स को यह डर था कि मास्टर अल्लाह रखा उसी को अपने साथ आग पर चलने को मजबूर करेगा। उसने एक बार फिर आवाज़ लगाई। पहले की तरह वो भी फ़ज़ा में खो गई। मजमे पर बदस्तूर मुकम्मल सुकूत तारी था। हर शख्स दम बखुद बैठा था। अचानक एक नौजवान मजमे को चीरता हुआ आगे बढ़ा। शायद वो इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि कहीं कोई और तो आग पर चलने की हिम्मत नहीं करता। वो इसीलिए रुका हुआ था। हर शख्स मुंह ही मुंह में अपनी सी कह रहा था। मास्टर अल्लाह रखा के हिदायत के मुताबिक दुबले पतले नौजवान ने अपने जूते और मोजे उतार डाले और पायजामे के पायचे चढ़ा लिए। फिर आवाज़ गूंजी कि अपने अंगूठे अंदर की तरफ कर लो, कलमा पढ़ो और मेरे साथ आ जाओ। मजमा ये सोच भी नहीं चुका था कि ये सब क्या हो रहा है कि नौजवान मास्टर अल्लाह रखा के साथ अंगारों पर से गुजर चुका था। वो हक्का पक्का होकर अपने तलवे देख रहा था, जिनमें आबलो या सोजिश का नामो निशान तक न था। दूसरी तरफ मजमे ने तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया। इस खाके में मंटो मामू की पूरी तस्वीर पेश करना उतना ही मुश्किल है जितना शीशे के टुकड़ों में नलकी में पैदा होने वाली तमाम शक्लों का हुबहू अक्स तैयार करना। इसलिए मैं मंटो की नलकी आहिस्ता आहिस्ता घुमाता जाऊंगा और मेरे जहन पर जितने अक्स पड़ेंगे उन पर टिप्पणी करता चलूँगा। उनका पहला अक्स जो आज तक मेरे जहन में पूरी तरह महफूज है, उसी ज़माने का है जब वो आग पर चले थे। वो अपने पढ़ने के कमरे में लिखने की मेज़ पर बैठे हुए हैं। जो चीज़ सबसे नुमाया है वो पीतल की एक बड़ी सी दवात है जो मोटर कार जैसी है। वो मुझसे कुछ सरगोशी करते हैं। मैं बाहर चला जाता हूँ, कुछ देर बाद वापस आता हूँ
ताकि उनके लंगोटिए यार हस्ब मामूल जमा हो लें। वो मेरा तारुफ अपने बाज नए दोस्तों से कराते हैं जिन्होंने इसके पहले मेरी सूरत तक नहीं देखी थी। वो अपने दोस्तों से बताते हैं कि मैं अभी अभी लाहौर से आया हूँ। फिर मुझसे बड़ी आतुरता के साथ पूछते हैं कि ताजमहल के मुतालिक लाहौर में कोई और जानकारी मिली या नहीं। उस वक्त मेरी उम्र 10 बरस भी नहीं थी, लेकिन कुछ देर पहले मुझसे अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया गया था, इसलिए मैं अपनी सूरत जितनी भी संजीदा बना सकता था बनाकर जवाब देता, जी हाँ, ये दुरुस्त खबर है। और ये खबर लाहौर में बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि ताजमहल अमेरिका वालों के हाथ बेच दिया गया है। मंटो मामू और उनके मंटो मामू के सीधे साधे दोस्तों को यकीन हो जाता कि अंग्रेज़ों ने ताजमहल अमेरिका वालों के हाथों बेच दिया है, कि उसे न्यूयॉर्क ले जाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें ला रहे हैं। दूसरे ही रोज़ ये अफवाह अमृतसर के बाज़ारों में फैल जाती, उस पर चिमगोइयाँ शुरू हो जाती और मंटो मामू अपने मुताले के कमरे में बैठकर दिल ही दिल में हंसते रहते। मंटो मामू को उन दिनों इस तरह की अफवाहें फैलाने का बेइंतहा शौक था। उनकी फैलाई हुई हर अफवाह उनके अनोखेपन और सृजनात्मक जौहर का सबूत होती। उनका एक महबूब मशगला ये भी था कि वो अपने दोस्तों से मिलकर उनसे अजीबोगरीब बातें कहते और उन्हें मनवाने की कोशिश करते। मसलन उन्होंने एक बात ये कही कि उनका फाउंटेन पेन गधे के सींग का बना हुआ है। वो अमृतसर के नौजवान दानिश्वरों के एक गिरोह के लीडर थे और उन्हें समकालीनों से मुमताज करने के लिए उन्हें नए नए मुहावरे और फिक्रे गढ़ रखे थे। उन्होंने शराब नोशी भी गालिबन इसीलिए शुरू की। ये भी मुमकिन है कि उन्होंने सबसे पहले शराब सिर्फ इसलिए पी हो कि वे अपने दोस्तों से मुख्तलिफ रहने में आगे निकल जाएं। ये एक अजीबो गरीब दौड़ और अपनी नौइयत के एतबार से असीम थी। इसका मकसद दूसरों से आगे बढ़ना नहीं, बल्कि इसकी तह में सिर्फ ये जज्बा कर फरमा था कि वो न सिर्फ अपने अहबाब बल्कि अमृतसर के तमाम दूसरे शहरियों में भी मुमताज़ रहें। मैं अमृतसर कभी कभी ही जाता, इसलिए इस दौड़ को करीब से नहीं देख सकता था, लेकिन मैं वहाँ अगर जल्द जल्द भी जाता रहता या मंटो मामू वक्तन फवक्तन लाहौर आते, तब भी मुझे उनकी तमाम सरगर्मियों का इल्म नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारी उम्र का अंतर हमारे दरमियान हाइल था। फिर वो बम्बई चले गए और हम एक दूसरे से ज़्यादा दूर हो गए। हमारी कई साल तक मुलाकात नहीं हुई। अपने अफसानों के पहले मजमूए मंटो के अफसाने प्रकाशन के सिलसिले में वो दिसंबर 1940 में बम्बई से लाहौर आए। उसके गिर्द पोश के मुतालिक उन्होंने प्रकाशक को मेरे सामने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गिर्द पोश पर उनका खाका ऐसा बनाया जाए जो पूरे सफ़ह पर छा जाए। उनके कॉलर खुले हुए और उनकी गर्दन तनी हुई हो, ताकि उससे सरकशी, अकड़ और उद्दंडता जाहिर हो। उन्होंने प्रकाशक को यह हिदायत खास तौर पर दी कि ऐसा खाका बनाया जाए कि लोग उत्तेजित होकर उन्हें गालियां देने लगे। गिर्द पोश का डिज़ाइन मशहूर फिल्म स्टार एम इस्माइल ने बनाया था और बाद में उनकी तमन्ना के मुताबिक न सिर्फ उन्हें गालियां दी गईं, बल्कि उन्हें अपनी तमन्ना से ज़्यादा गालियां खानी पड़ी। हकीकत तो ये है कि उस वक्त तक, जब तक वो सादत हसन भी थे और महज मंटो नहीं बन गए थे, खुद सादत हसन ने भी अपनी तख्लीकात को उतनी ही गालियां दी होंगी जितनी किसी और ने। तख्लीक की जिम्मेदारी उन पर ज़रूर थी, लेकिन एक लिहाज से वो विवश भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पिग्मेलियन, ग्रीक का एक प्रसिद्ध शिल्पी, तसव्वुर किया था। लेकिन उनकी तख्लीक मिस्टर बॉन्ड या फ्रैंकलिन सस्टिन के सांचे में ढल गई। उन्हें शराब ने अधीन कर रखा था। मिसाल के तौर पर मैं एक वाक़या बयान करूँगा जिसका ताल्लुक शराब के सिर्फ चंद कतरों से है। अगस्त 53 में मंटो मामू गंभीर पीलिया में मुब्तला हो गए। उन्हें मेयो अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही कह दिया कि उन्हें जिगर का जानलेवा रोग है
और ऐसा मरीज 1000 में एक भी मुश्किल से बचता है। मैं मरी गया हुआ था और जिस रोज आने वाला था उसी दिन मुझे तार मिला कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। रावलपिंडी पहुंचकर मैंने लाहौर टेलीफोन किया था तो मुझे बताया गया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वो मुझे बार बार बुलाते हैं लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि शायद मैं उनका दीदार भी ना कर सकूं। मुझे कई साल से डर था कि उनका यही अंजाम होना है, लेकिन अब उसे करीब देखकर मुझे हद से ज़्यादा सदमा पहुंचा। ये सुनकर मुझे और भी अजियत हो रही है कि मुझे बार बार बुलाते हैं। मंटो के साथ मेरे अब्बा जान सआदत भी अंतिम समय के आलम में थे। ये सोचकर जैसे मेरे तमाम एहसासात सुन्न हो गए। रात भर का सफ़र करके लाहौर पहुंचना बेकार मालूम होता था, क्योंकि डॉक्टर कह चुके थे कि वो सिर्फ चंद घंटों के मेहमान हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने वाले सोचते होंगे कि शराब के मुतालिक एक वाक़ये का जिक्र करने के लिए मैं कितनी भूमिका बयान करूँगा, लेकिन मैं उस वाक़ये को फ़ौरन नहीं बयान करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं मंटो मामू की शख्सियत के चंद मनमोहक पहलू बयान करना चाहता हूँ, जो उनकी ज़िंदगी से मायूसी के आलम में बेसाख्ता याद रहे थे। मुझे उनका एक सफ़र याद आ गया जब हम दोनों लाहौर से एक साथ रवाना हुए। उन्हें बम्बई जाना था और मुझे सिर्फ दिल्ली तक। उनके सामान में कम से कम 1 दर्जन जूते और कामदार जूतियाँ थीं, जिन्हें वो लाहौर आकर ज़रूर खरीदते और बम्बई जाकर अपनी फिल्मी दोस्तों को दिया करते थे। जूतों का शौक़ उन्हें खप्त की हद तक है। वो न सिर्फ खुद इंतहाई बेशकीमती जूते, सैंडल और जूतियाँ पहनते हैं, बल्कि उन्हें दूसरों को तोहफ़तन देने में भी उनको ख़ास लुत्फ़ आता है। जूते हमेशा हमारी गुफ्तगू का मौजू होते। मैं जब भी बम्बई जाता मुझे पहले से यकीन होता कि वो मुझे लेने के लिए जूते पहन कर आएंगे, जिन्हें देख कर तो मैं उनसे मिलते ही ले लेता था, लेकिन उन पर तबादला ख़याल टैक्सी या गाड़ी में सवार होने तक मुलतवी रहता। गाड़ी पर बैठने के बाद अपनी एक टांग दूसरी पर रख लेते और जूते अच्छी तरह नज़र आने लगते। वो बहुत हल्के फुल्के जूते पहनते हैं या कि उनके पैर बड़े दुबले पतले तकरीबन निस्वानी हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने अपने लिए खुद कभी कोई सैंडल खरीदी हो। हर साल गर्मियों में 1-2 जोड़ी सैंडलें कोई ना कोई बहाना करके मुझे ज़रूर दे देते हैं। इसका सिलसिला मंटो मामू ने उस ज़माने में भी जारी रखा जब वो शदीद माली परेशानियों में मुब्तला रहे और जब वो शराब के सिवा दुनिया से मुकम्मल तौर पर बेनियाज रहे। कभी कभी तो मैंने ये महसूस किया कि शराब के बाद उनको ज़िंदगी में सिर्फ जूतों से सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है।